Hello everyone, welcome to NEET Pajit series. I am Adesh from LearnoHub, the free learning platform जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी absolutely for free, only at learnohub.com. तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। तो बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं फ्रॉम दी पास्ट 7 इयर्स, उन सभी को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, अब हमारे सामने आ चुकी है हमारे आज के सेशन की वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है फ्रॉम द ईयर 2017। आइए देखते हैं नीट 2017 में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, प्रॉब्लम 1 बोल रही है इफ प्लस साइन is assigned to a beneficial interaction, minus sign to detrimental, and 0 sign to a neutral interaction, then the population interaction represented by plus minus refers to। तो देखो बच्चों, हमसे बोला जा रहा है अगर प्लस साइन से हम एक बेनिफिशियल इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें एक का फायदा हो रहा हो, राइट? ऐसा इंटरैक्शन जिसमें फायदा हो रहा हो उसको प्लस साइन से, ऐसा इंटरैक्शन जिसमें कुछ नुकसान हो रहा हो, हार्म हो रहा हो, डेट्रीमेंटल हो रहा हो वो, राइट, उसको हम नेगेटिव साइन से यानी कि माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक ऐसा इंटरैक्शन जहां पर ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, उसको हम यहां पर जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे न्यूट्रल इंटरैक्शन को हम यहां पर जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट दैट? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसको हम प्लस माइनस से रेफर कर सकते हैं। दैट मीन्स इस पॉपुलेशन इंटरैक्शन में एक पॉपुलेशन होगी, लेट्स सपोज स्पीशीज ए की, और दूसरी वाली पॉपुलेशन होगी लेट्स सपोज स्पीशीज बी की। इसमें से स्पीशीज ए का लेट्स सपोज पॉजिटिव यहां पर इंटरैक्शन हो रहा है और स्पीशीज बी का यहां पर नेगेटिव इंटरैक्शन। दैट मीन्स स्पीशीज ए का फायदा और स्पीशीज बी का नुकसान। ठीक है, तो एक ऐसा इंटरैक्शन आपको इन ऑप्शंस में से पहचानना है जहां पर एक का फायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पैरासाइटिज्म, ऑप्शन बी कमेंसलिज्म, ऑप्शन सी म्यूचुअलिज्म या फिर ऑप्शन डी एमेंसलिज्म। कम ऑन बच्चों, आई नो दैट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आता होगा इसका आंसर। एग्जैक्टली द राइट आंसर इज पैरासाइटिज्म। याद है ना, पैरासाइटिज्म में क्या होता था? एक छोटा सा जो आप कह सकते हो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी लार्ज ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर उसका नरिशमेंट डिराइव करे, राइट, तो वो पैरासाइट कहलाता था। पैरासाइट क्या करता है? होस्ट का नरिशमेंट डिराइव करता है। तो पैरासाइट का तो यहां पर क्या हुआ? फायदा हुआ ना। तो यहां पर फायदा किसका हो रहा है? पैरासाइट का। ओके, तो यहां पर पॉजिटिव इंटरैक्शन हो रहा है फॉर पैरासाइट, और नुकसान किसका हुआ? उस ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर ये पैरासाइट रह रहा था, जिसका ये नरिशमेंट डिराइव कर रहा है। तो नुकसान हो रहा है यहां पर होस्ट का। गॉट दैट? तो याद रखिएगा, यहीं पर यानी कि पैरासाइटिज्म में ही हमको मिलता है एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन। क्या एक और कोई एग्जांपल बता सकते हो जहां पर ऐसा इंटरैक्शन मिलेगा प्लस माइनस वाला, जहां पर एक का फायदा हो रहा है दूसरे का नुकसान? एग्जैक्टली, मैंने आपको बताया भी है। द अदर एग्जांपल इज गोइंग टू बी प्रेडेशन। प्रेडेशन में भी एंड पैरासाइटिज्म दोनों में ही एक स्पीशीज की पॉपुलेशन का फायदा है, दूसरे का नुकसान है। प्रेडेशन में आप जानते हो, फॉर एग्जांपल ले लो एक लायन और डियर का। तो लायन यहां पर क्या है? प्रेडेटर है, और डियर यहां क्या हुआ? एक प्रे हुआ। तो लायन को अपना नरिशमेंट डिराइव करना है, तो वो किसको प्रे करेगा? इट विल प्रे अपॉन एग्जैक्टली द डियर। तो डियर अपनी डियर का तो यहां नुकसान हुआ ना। देखो, लायन को तो उसका नरिशमेंट मिल गया और डियर का नुकसान हुआ बिकॉज उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो एज सच क्या हुआ? एक का फायदा एक का नुकसान। इसका मतलब अनदर एग्जांपल जहां पर प्लस माइनस रिलेशन मिलता है, दैट इज ऑफ प्रेडेशन अदर देन पैरासाइटिज्म, राइट? ओके, यहां पर जितने अदर वाले भी हैं इनके भी हम यहां पर साइंस मेंशन कर लेते हैं। जितनी बार हमारे सामने ये ऑप्शन आएंगे ना, हम उनके साइंस मेंशन कर लेंगे ताकि आप बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, आइए बात करते हैं अबाउट कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता था? एक स्पीशीज का फायदा, दूसरे का ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हुआ? एग्जैक्टली, प्लस एंड जीरो साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ओके। अनदर वन देखो, यहां पर म्यूचुअलिज्म, बेनिफिट म्यूचुअल रहेगा ना इधर पर दोनों स्पीशीज का, इसलिए नाम पड़ा म्यूचुअलिज्म। तो यहां पर दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। इसका मतलब दोनों में ही यहां पर फायदा है। और जो लास्ट वाला है विच इज अमेंसलिज्म, कम ऑन रिकॉल, अमेंसलिज्म ऑपोजिट है देन कमेंसलिज्म। तो यहां क्या हो रहा है? एक का नुकसान हो रहा है वाइल दूसरे को ना कोई
फायदा ना कोई नुकसान, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। सो रिमेंबर यहां पर आपको मिलेगा माइनस एंड जीरो टाइप ऑफ इंटरैक्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, राइट। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। आई होप यू ऑल गॉट दैट। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन इज प्रॉब्लम 2 दैट सेज mycorrhizae are the example of a very very easy question again. Options हैं option A fungistasis, option B antibiosis, option C mutualism, option D amensalism. तो बताना है mycorrhiza इनमें से किसका एग्जाम्पल है, and the right answer would be obviously म्यूचुअलिज्म। ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, हम कहते भी हैं mycorrhizae क्या है, symbiotic association between the fungi and the roots of higher plants like gymnosperms, right? So आपको याद होगा ना, तो यहां पर इंटरैक्टिंग जो स्पीशीज हैं वो कैसी हैं देखो, और ये ऐसा रिलेशन है जहां पर दोनों को फायदा होता है, दोनों स्पीशीज का, इसलिए ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल होने वाला है। तो यहां पर एक प्लस प्लस टाइप ऑफ इंटरैक्शन मिलेगा। Got it? अब हाउ, लेट्स सी। तो यहां पर जो एक इंटरैक्टिंग स्पीशीज होगी, लेट्स से स्पीशीज ए जो है और जो स्पीशीज हमारी बी है, तो इनमें से स्पीशीज एक ए जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द फंगस, ठीक है, और यहां पर जो स्पीशीज बी है वो कोई हायर प्लांट के रूट्स हैं। सो हियर इट इज गोइंग टू बी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स जहां पर ये फंगस रहती है, ठीक है। अब देखो दोनों को एक दूसरे से फायदा कैसे है, ये जो फंगस है देखो दोनों का रिलेशन कैसा है, प्लस प्लस टाइप, यानी कि स्पीशीज बी को स्पीशीज ए से फायदा और स्पीशीज ए को भी स्पीशीज बी से फायदा है, ठीक है। अब देखो ये कैसे चलेगा, जो फंगस है वो किस चीज में हेल्प करता है, इसको मैंने और डिटेल में आपको यहां इस चैप्टर में भी बताया है और साथ ही साथ माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में भी बताया था। फंगल पार्टनर हेल्प करता है इन दी सॉल्युबलाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो इस काम में हेल्प करेगा ये सॉल्युबलाइजेशन में एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, और स्पेशली कौन सा मिनरल, कम ऑन, स्पेशली फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन में ये बहुत हेल्प करता है। तो ये फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करके प्लांट्स को सप्लाई करता है, एसेंशियली बहुत सारे मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब करता है बट एसेंशियली फॉस्फोरस, राइट। तो मिनरल्स के सॉल्युबलाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करेगा, ओके। एंड अगर बात की जाए यहां पर हायर प्लांट्स की, हायर प्लांट्स इस फंगस को साथ में क्या कर रहा है, क्या हेल्प दे रहा है, क्या बेनिफिट दे रहा है, पहली चीज ये हायर प्लांट इस फंगस को रहने की जगह दे रहा है। तो इसका मतलब पहला काम जो ये दे रहा है या हेल्प कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी प्रोविजन ऑफ शेल्टर। सेकेंडली ये प्रोवाइड करता है इस फंगस को विथ एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स, सो प्रोवाइड्स essential carbohydrates to this fungus for its metabolism। तो इसका मतलब देखो दोनों ही स्पीशीज को यहां पर कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है एक दूसरे से, तो प्लस प्लस टाइप ऑफ इंटरैक्शन, दैट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ obviously mutualism. So I hope you got the concepts of this particular question very well. तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं towards our problem number 3 now. The question says asymptote in a logistic growth curve is obtained when। तो बच्चों आपको बताना है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में आपको एसिम्प्टोट कब मिलता है। आई होप आप सभी को याद होगा एसिम्प्टोट क्या है। एसिम्प्टोट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कभी भी किसी कर्व को मीट करेगी बट एट एन इनफाइनाइट पॉइंट, मतलब वो कभी भी किसी फाइनाइट पॉइंट पे एक कर्व से मीट करते हुए नजर नहीं आएगी, मीट अप्रोच करती रहेगी उसको बट हमेशा मीट करती है टुवर्ड्स दी इनफाइनाइट पॉइंट, राइट। तो देखो यहां पर ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए व्हेन k इज ग्रेटर देन n, व्हेन अनदर वन ऑप्शन बी में देखते हैं द वैल्यू ऑफ r अप्रोचेस 0, या ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग व्हेन k इज लेसर देन n एंड वेयर ऑप्शन डी में बोला जा रहा है k इज इक्वल्स टू n। अब यहां पर टर्म्स आते हैं k और n क्या है देखो, सो यहां पर लेट मी टेल यू, k यहां पर बताता है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। सो कैरिंग कैपेसिटी हो गई भाई, कितनी पॉपुलेशन को वो एनवायरनमेंट जो है वो बेयर कर सकता है। n क्या है हमारी पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सो दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी।
अब आपको बताना है एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। पहली चीज तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा दिखता था, याद करो मैंने बताया था लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हमें कब मिलता है बच्चों, कम ऑन हु विल टेल मी। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व तब ऑब्टेन होता है जब एक ग्रोइंग पॉपुलेशन के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। दैट मींस एक पॉइंट के बाद जो रिसोर्स है उनके लिए कंपटीशन बढ़ने लगेगा बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड मिलेंगे, राइट। तो कैसा कर्व मिलता था आपको, एग्जैक्टली सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलता था। तो देखो यहां पर अगर मैं आपको ग्रो करके दिखाऊं, इसको ड्रॉ भी करके दिखा रहा हूं कैसे ये देखने को मिलेगा आपको। सो इस तरीके से विल ड्रॉ टू एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, राइट। यहां पर हम लेने वाले हैं पॉपुलेशन डेंसिटी और यहां पर हम लेने वाले हैं टाइम पीरियड जिसमें पॉपुलेशन का साइज ग्रो करेगा, राइट। ओके, सो यू विल सी आपको कुछ ऐसा ग्रोथ कर्व मिलने वाला है। कैसा, देखो इस तरीके से इनिशियली आपको ग्रोथ स्लो दिखेगी, फिर एकदम से रैपिड होगी, देन उसके बाद डिक्लाइन करके ऐसे जाने लगेगी, ठीक है। अब ये जो आपको शेप देखने को मिल रहा है इट इज अ सिग्मॉइड कर्व, है ना। ओके, अब आप देखो यहां पर आपको जब आप लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बनाते हो ना तो यू गेट टू सी अ मैक्सिमम लिमिट लाइन। अब वो मैक्सिमम लिमिट लाइन क्या है, कुछ इस तरीके की है, समथिंग लाइक दिस, यू सी दिस। ये क्या है, दिस इज K विच इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो यही हमारी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, जिससे आगे पॉपुलेशन साइज जो है हमारा एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो देखो आपने ये देखा, ये जो लाइन जा रही है यही एसिम्प्टोट है। ये जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ये इस कर्व को किसी भी फाइनाइट पॉइंट पे मीट करती हुई नजर नहीं आ रही है, बट ये उसको अप्रोच जरूर कर रही है। सो ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को अप्रोच करते करते कहां पर मीट करेगी, मे बी एट एन इनफाइनाइट पॉइंट। ऐसी लाइन को हम एसिम्प्टोट बुलाते हैं, ठीक है। तो ये एसिम्प्टोट आपको कब देखने को मिल रहा है, जब आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो ये जो पॉपुलेशन वाली लाइन जा रही है ना, ये पॉपुलेशन डेंसिटी रीच कर गई है और इट इज अबाउट टू रीच दी कैरिंग कैपेसिटी। ये मैंने बताया था ना। तो जब भी यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी अप्रोच करती है या फिर बहुत क्लोजर हो जाती है टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, तब एक एसिम्प्टोट आपको ऑब्टेन होता है। सो इसका मतलब यहां जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी व्हेन k इज इक्वल्स टू n, जहां पर कैरिंग कैपेसिटी इक्वल हो जाती है टू द पॉपुलेशन डेंसिटी, देन ओनली एन एसिम्प्टोट इज अचीव्ड। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट अराउंड में भी डिटेल में समझाया है। आई होप यू गॉट दैट। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 4 जो कि हमसे पूछी गई थी इन द ईयर 2018। लेट्स सी ये प्रॉब्लम हमसे क्या बोल रही है। Question says which of the following population interactions is widely used in medical sciences for the production of antibiotics? तो बच्चों हमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वो पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाता है ताकि एंटीबायोटिक्स बनाई जा सके। ऑप्शन देख लें, चलो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कमेंसलिज्म, ऑप्शन बी म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन सी पैरासाइटिज्म या ऑप्शन डी अमेंसलिज्म। सो बच्चों कौन सा है वो पॉपुलेशन इंटरैक्शन इन सभी में से जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में। जल्दी से जितने भी पॉपुलेशन इंटरैक्शन थे इनके साइंस लिख लो ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी रहे चीजें। सो कमेंसलिज्म में क्या होता था, याद करो, एक का फायदा दूसरे को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों ही पार्टनर्स यहां पर म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, इसका मतलब प्लस प्लस इंटरैक्शन। पैरासाइटिज्म में एक का फायदा एक का नुकसान, और अमेंसलिज्म में आपको पता है एक का नुकसान और दूसरे का कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है, राइट। चलो सो इनमें से कौन सा आपको लगता है पॉपुलेशन इंटरैक्शन होगा जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करेगा। सो यहां पर थोड़ा सा हम रिकॉल बैक करें एंटीबायोटिक्स के बारे में। चलो इसको हमने इस चैप्टर में तो नहीं डिटेल में पढ़ा है, बट याद करो मैंने आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में पढ़ाया है। एंटीबायोटिक्स में सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी इट वाज ऑब्वियसली पेनिसिलिन, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, राइट। सो पेनिसिलिन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। याद है इसकी डिस्कवरी आपको? एग्जैक्टली इसकी डिस्कवरी में हमने देखा था एक मोल्ड जो कि ग्रो की थी ऑन दी अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और वो मोल्ड किसकी थी,
सो वो मोल्ड थी हमारी लेट्स सपोज स्पीशीज ए की, जो कि है क्या, पेनिसिलियम नोटेटम। सो पेनिसिलियम नोटेटम नाम की ये पर्टिकुलर जो मोल्ड ग्रो कर रही थी, इसने बनाया किसको, इस पेनिसिलिन नाम के केमिकल को, जो कि आगे जाके एंटीबायोटिक साबित हुआ, राइट। और ये क्या कर रहा था उस कल्चर मीडियम में, याद करो, इसने इनहिबिट कर दिया था द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज बी विच इज द बैक्टीरियल कॉलोनी। सो जो बैक्टीरियल कॉलोनी थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पेनिसिलियम नोटेटम, बिकॉज उसने बनाया था ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो देखो क्या हुआ, यहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं कर पाई, मतलब उसका तो हो गया यहां पर नुकसान, ठीक है। बट पेनिसिलियम नोटेटम ने ये जो केमिकल बनाया था, ये अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनाया था। इसमें बनाने का इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि इसको कोई फायदा मिल रहा हो इससे या फिर कोई नुकसान हो रहा हो। दैट मीन्स व्हाट, पेनिसिलियम नोटेटम को पेनिसिलिन बनाकर बैक्टीरियल कॉलोनी की ग्रोथ इनहिबिट करने में ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। इसका मतलब यहां पर आ जाना है जीरो टाइप ऑफ या फिर न्यूट्रल टाइप ऑफ इंटरैक्शन। तो देखो यहां पर इस इंटरैक्शन में एक का नुकसान हो रहा है और एक का कोई फायदा या नुकसान नहीं। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल होना चाहिए किसका, अमेंसेलिज्म का। तो इसका मतलब अमेंसेलिज्म का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों इन मेडिकल साइंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो आई होप यू गॉट हाउ ऑप्शन डी अमेंसेलिज्म वुड बी द राइट आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉब्लम 5 which is again from 2018. Let's see, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है नेटालिटी refers to। अब नेटालिटी क्या है ये आपको बताना है, बहुत इजी सवाल है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेथ रेट, ऑप्शन बी बर्थ रेट, ऑप्शन सी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लीविंग द हैबिटेट, या ऑप्शन डी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंटरिंग अ हैबिटेट। सो बच्चों कम ऑन टेल मी व्हाट इज नेटालिटी। नेटालिटी मीन्स birth rate, right? So natality is a term given for birth rate. Demographic studies में हम birth rate को natality से रेफर करते हैं। So what is natality या फिर birth rate, जल्दी से इसको मेंशन भी कर लेते हैं, डेफिनेशन भी आप याद कर लो ताकि आपको याद रहे। It is the number of births during a given time period in a population, ठीक है। सो जब बर्थ रेट हाई होगा, नंबर ऑफ बर्थ जो हैं वो गिवन टाइम पीरियड में पॉपुलेशन में बढ़ेंगे। इसका मतलब दे ऐड इंडिविजुअल्स बेसिकली टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन, जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर मैं बोलूं डेथ रेट, डेथ रेट के लिए कौन सा टर्म यूज करते, डेथ रेट के लिए हम वर्ड यूज करते मॉर्टैलिटी। क्या वर्ड यूज करते, याद करो, मॉर्टैलिटी। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज मॉर्टैलिटी। एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहां पर बोला गया है लीविंग द हैबिटेट। सो जब इंडिविजुअल्स एक हैबिटेट से लीव कर लेते हैं अपनी पोजीशन और किसी नई जगह पर चले जाते हैं, इसको हम बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एमिग्रेशन। क्या बुलाते हैं, एमिग्रेशन। और जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी हैबिटेट में एंटर करते हैं, उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज इमाइग्रेशन, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, इसमें कुछ था भी नहीं। सो नेटालिटी मींस बर्थ रेट, आप बहुत पहले से जानते हो, बट फॉर योर कन्वीनियंस ताकि आप चीजों को रिवाइज कर पाओ, मैंने वापस से डेफिनेशन भी लिख दी है और इन सारे जो नॉर्मल टर्म्स हैं उनके टेक्निकल टर्म्स इन डेमोग्राफिक स्टडीज को भी मेंशन कर दिया। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 6। The question says in a growing population of a country. So बच्चों जब भी एक कंट्री की पॉपुलेशन ग्रो करती है तो इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट आपको देखने को मिलेगा, पहचानो इन ऑप्शंस में से। चलो ऑप्शन ए क्या कहता है, इट सेज प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स।
ठीक है। बी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर, या फिर ऑप्शन डी के हिसाब से प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन दी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। सो आपको याद आ गया होगा वो स्पेशल पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जो हमने स्टडी किया था, इट वाज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और उसके बाद सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज स्ट्रक्चर भी स्टडी किया था। ओके, सो यहां पर एज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं, राइट। आपने देखा था एज स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने अपनी पॉपुलेशन को 3 एज स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया था। जो यंगस्टर्स हैं जिनको हमने प्री रिप्रोडक्टिव एज में पुट किया था, देन अडल्ट जिनको हमने रिप्रोडक्टिव एज में प्लेस किया था, एंड देन सम ओल्डर पीपल जिनको हमने पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में प्लेस किया था। गॉट दैट? ओके, सो उनके बेसिस पे हमने देखे थे 3 टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है इन एज ग्रुप्स का किसी पॉपुलेशन में, 3 टाइप के एज पिरामिड देखे थे। सो याद है आप सभी को एज पिरामिड वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जहां पर हम कुछ स्लैब्स के विड्थ के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते थे कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कैसी है। सो आपको 3 टाइप के एज पिरामिड्स मिलते थे। वन वाज एक्सपैंडिंग टाइप जहां पॉपुलेशन ग्रो करती थी, एक होता था स्टेबल टाइप जहां पर पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही है रादर, और एक होता था आपका कौन सा, डिक्लाइन, जहां पर पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, कम होता जा रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो हमें यहां लॉजिक लगाना है ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, दैट मींस एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ ऑब्वियसली पॉपुलेशन। तो एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ जो आपका एज पिरामिड है उसको लॉजिकली सेट करो। सो याद करो हम बात करने वाले हैं अपने एक्सपैंडिंग वाले एज पिरामिड की, तो यहां पर जल्दी से स्लैब बना ले। आपको पता है जितनी भी एज स्ट्रक्चर्स हैं हम लोग ओल्डर से जो एपेक्स पे होंगे और यंगस्टर्स की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स दी बॉटम, विथ यहां पर 3 बार्स वुड बी देयर। सो आपको पता होना चाहिए अगर एक्सपैंडिंग है, सो अगर ये मैंने स्लैब बनाया है फॉर दी ओल्डर पीपल, दैट मींस जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब मैं ड्रॉ करूंगा दैट वुड बी ऑफ, कम ऑन, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। और उसके बाद भी जो आपका तीसरा स्लैब आएगा दैट इज गोइंग टू बी फॉर दी यंगस्टर्स। सो यहां पर भी आप देखोगे जो विड्थ है वो सक्सेसिवली यहां पर एक्सपैंड करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, राइट। तो विड्थ इज गोइंग टू बी एन इंडिकेशन कि यहां पर ज्यादा इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है ईच स्लैब में। सो इस वाले पर्टिकुलर आपने जब एज पिरामिड को देखा तो आपने देखा ये पिरामिड जो है वो एक्सपैंड कर रहा है फ्रॉम बेस, फ्रॉम दी एपेक्स टू द बेस, है ना। तो इसका मतलब यहां पर जो आपका टॉप वाला था दिस वाज फॉर द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, तो यहां क्या थे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। यहां पर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आने वाले इंडिविजुअल्स, और यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से। ओके, सो ऐसे में दिख रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैंड कर रही है, ग्रो कर रही है विथ ईच एंड एवरी जनरेशन। सो हर नेक्स्ट जनरेशन में पॉपुलेशन साइज इज इंक्रीजिंग, दैट मींस पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी एक्सपैंडिंग और ग्रोइंग। तो अब यहां पर देखकर बताओ मुझे कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इसको वेरीफाई करेगा। कम ऑन, पहले ही वाली स्टेटमेंट पे चले। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। क्या ये सच है इस टाइप के एज पिरामिड में? डेफिनेटली यस। देखो ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का जो स्लैब है वो ज्यादा आपको चौड़ा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द रिप्रोडक्टिव वंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू बी मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, हेंस ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, वाइल बी, सी एंड डी ऑप्शंस को भी रीड कर लेते हैं ताकि आप खुद से वेरीफाई कर लो। देखो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स लेस देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, जो कि गलत है। रिप्रोडक्टिव पोस्ट से ज्यादा है ना, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज्यादा रिप्रोडक्टिव मिल रहा है, बट ऑप्शन में यहां पर गलत बोला गया है। इट इज सेइंग रिप्रोडक्टिव आर लेस देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो ये लेस वर्ड जो है वो रॉन्ग हो जाता है। रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर, जो कि यहां गलत है। ये दोनों इक्वल थोड़ी है, इनकी विड्थ में डिफरेंस है देखो बार्स के, तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा देखो, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव वंस। क्या प्री
जो है वो लेस है देन द रिप्रोडक्टिव? नो, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर इसीलिए हमारा ऑप्शन ए ही होगा। आई होप द एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 7 जो कि है फ्रॉम द ईयर 2020। लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो बच्चों आपको बताना है इनमें से किस पर्टिकुलर फेज के दौरान जो ग्रोथ की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि उस समय सबसे तेजी से ग्रोथ हो रही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉग फेज, ऑप्शन बी लैग फेज, ऑप्शन सी डॉर्मेंसी, ऑप्शन डी सेनेसेंस। कम ऑन, अब यहां पर देखो बड़ा ही सिंपल सी लॉजिक लगाना है। यहां पर लॉग एंड लैग फेज का भी मेंशनिंग की गई है। दैट मींस ये कंसर्न है विद द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जहां पर लॉग एंड लैग फेज मिलता है आपको। सो देखो यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां हम लगा ही लेते हैं इसका लॉजिक। सो इट इज अबाउट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो कि एक सिग्मोइड कर्व है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बना के दिखाया था, फिर से बना देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए ताकि इजीली पहचान पाओ। तो ये हमारा जो ग्रोथ कर्व है, यहां पॉपुलेशन डेंसिटी बना लेते हैं हमारी, यहां टाइम बना लेते हैं, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस। और ग्रोथ कर्व कैसा जाता है देखो, इनिशियली ग्रोथ इज गोइंग टू बी स्लो, सो स्लो ग्रोथ, लैग फेज, एकदम से तेज ग्रोथ आ जाती है और फिर उसके बाद डिक्लाइन कर जाती है कैरिंग कैपेसिटी के पास, ठीक है। सो आप देखोगे ये वाला जो फेज है ना जहां पर स्लो ग्रोथ हुई है, यानी कि समय काफी हुआ है यहां से यहां तक का समय, लेकिन इंडिविजुअल सिर्फ इस पोजीशन से सिर्फ इस पोजीशन तक पहुंचे हैं, इनका नंबर, इसका मतलब दिस इज लैग फेज, ठीक है। अब देखो यहां इस टाइम पीरियड से इतना टाइम पीरियड देखो, ये वाला इतने से टाइम पीरियड में देखो पॉपुलेशन जो थी इस पॉइंट से इधर तक आ गई। इसका मतलब ये वो स्पेसिफिक पीरियड है जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ हुई है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मैक्सिमली बड़े हैं, इसका मतलब ग्रोथ यहां सबसे ज्यादा हुई है। इसको हम बुलाते हैं लॉग फेज। क्या बुलाते हैं? लॉग फेज। और एक पॉइंट के बाद ग्रोथ कम हो जाती है और वो फेज कहलाता है स्टेशनरी फेज, ठीक है, लगभग स्टेशनरी हो जाती है ग्रोथ। ओके, तो लॉग फेज में सबसे मैक्सिमम स्पीड से आपको ग्रोथ मिलती है लॉग फेज में। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज यहां पर इस पॉइंट पे आते आते, यानी कि ये जो टाइम पीरियड अचीव होता है ना, इस टाइम पे कंडीशंस काफी हद तक फेवरेबल हो चुकी होती हैं, न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं और कोई भी कंपटीशन नहीं होता है फ्रॉम एनी अदर स्पीशीज। इसीलिए जो लॉग फेज है उसमें सबसे मैक्सिमम ग्रोथ मिलती है। इसीलिए राइट आंसर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द लॉग फेज, ठीक है। ओके, सो आई होप द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आल्सो वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 8। The question says secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their। अब आपको बच्चों ये बताना है कि प्लांट्स जो हैं वो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि आपके सामने निकोटीन है, स्ट्राइकनिन, कैफीन है, उनको बनाते हैं, बट इनके बनाने के पीछे इन प्लांट्स का क्या रीजन है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए, क्या ये न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट को, या फिर ये ग्रोथ रिस्पॉन्स शो करते हैं, या ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग दे हैव एन इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, क्या इनका कोई रोल है रिप्रोडक्शन में, या ऑप्शन डी डिफेंस एक्शन के लिए। एंड आई नो दिस इज अ वेरी इजी वन, आप सभी को मैंने इसके बारे में डिटेल में समझाया भी था। तो यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली द राइट आंसर शुड बी डिफेंस एक्शन। सो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट्स रिलीज करते हैं टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग ग्रेज्ड और ब्राउज्ड अपॉन बाय हर्बीवोर्स। तो जो हर्बीवोर, जो ब्राउजर्स और ग्रेजर्स होते हैं, उनसे अपने आप को बचाने के लिए, ताकि वो ग्रेजर्स जो हैं या फिर ब्राउजर्स जो हैं उन प्लांट्स को ना खा लें, इन केमिकल्स को ये बनाते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके। सो अपने डिफेंस एक्शन के लिए, अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये प्लांट्स जो है इन केमिकल्स को रिलीज करते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। आई होप यू गॉट दैट। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज प्रॉब्लम 9, व्हिच सेज which of the following is not an attribute of a population। तो बच्चों इनमें से दिए हुए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं माना जाता है, उसकी डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेटालिटी, ऑप्शन बी सेक्स रेशियो, ऑप्शन सी मोर्टेलिटी, या फिर ऑप्शन डी स्पीशीज इंटरैक्शन। सो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द राइट आंसर?
बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो याद करो, मैंने आपको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे, वो सारे कैरेक्टर्स जिनमें आता है पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी फॉलोड बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, दैट मींस व्हाट, नेटैलिटी एंड मोर्टेलिटी तो यहां सही नहीं हो सकते, बिकॉज वी हैव टू फाइंड विच इज नॉट एन एट्रीब्यूट, है ना। ओके, फिर आता था हमारे पास एज का डिस्ट्रीब्यूशन और एज स्ट्रक्चर, और उसके बाद वी हैड सेक्स रेशियो। इसका मतलब सेक्स रेशियो भी एक एट्रीब्यूट है, तो बचा क्या, ओनली स्पीशीज इंटरैक्शन, hence species interaction would not be considered a population attribute, इसीलिए option D would be the right answer. I hope you got this concept very well now. तो बच्चों, अब हमारे सामने है problem 10 from the year 2021. The question says amensalism can be represented as, सो अमेंसलिज्म बच्चों आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको पहचानना है। यहां से बहुत इजी सवाल है, इसको हम बार बार कर चुके हैं। सो जल्दी से देखो, पहचानो, यहाँ पर दो स्पीशीज दे रखी हैं, उनके सामने कुछ साइंस दे रखे हैं, तो इनमें से किस वाले ऑप्शन में आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है टू रिप्रेजेंट अमेंसलिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज। तो याद करो, आपके पास इमेजिन कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ दे भी रखा है, स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी है। तो दो स्पीशीज के बीच में यहां पर अमेंसलिज्म में क्या होता था, एक का तो नुकसान हो रहा है, याद आ रहा है, हमने एंटीबायोटिक वाला भी एग्जांपल लिया था। सो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं कर पा रही थी ना, वाइल जो पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन बना रही थी उसका ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, ये अमेंसलिज्म का एग्जांपल था। सो ऑब्वियसली यहां पर ऐसा रिलेशन जहां पर एक जीरो और एक नेगेटिव साइन होगा वुड बी कंसिडर्ड एग्जांपल फॉर the amensalism or the correct representation for amensalism. So option B देखो, यहाँ पर माइनस एंड जीरो साइन के साथ है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। वाइल ऑप्शन ए, सी एंड डी को भी जल्दी से यहाँ पर हम कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हैं इनके बारे में कि कौन कौन से रिलेशन ये शेयर कर रहे होंगे। प्लस एंड जीरो साइन यानी कि स्पीशीज ए का फायदा, स्पीशीज बी का ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, ये होगा एग्जाम्पल फॉर कमेंसलिज्म। तो मेंशन भी करते चलते हैं, चलो ये है फॉर कमेंसलिज्म। देन उसके बाद स्पीशीज ए के लिए पॉजिटिव एंड बी के लिए भी पॉजिटिव, मतलब एग्जांपल हुआ फॉर म्यूचुअलिज्म। और तीसरा स्पीशीज ए के लिए नेगेटिव एंड स्पीशीज बी के लिए भी नेगेटिव, दैट मींस ये क्या हुआ, एग्जांपल फॉर कंपटीशन। याद आ गया ना सारी चीजें, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में देखोगे हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली इंटरेक्शंस पहचानने को आते हैं साइंस, इसलिए बार बार इनको रिवाइज करते रहो। जितनी बार इस रिवीजन के दौरान आपको ये रिवाइज होता रहेगा ना, उतनी अच्छे से आपको रिकॉल होगा एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। सो हेंस यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर है। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 11। द क्वेश्चन सेज इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन व्हिच इज nt is equals to n naught e raised to the power rt, e represents, मतलब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, इसमें e का क्या सिग्निफिकेंस है, e क्या बताता है, ठीक है। सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए द बेस ऑफ ज्योमेट्रिक लॉगरिथम्स, ऑप्शन बी द बेस ऑफ नंबर लॉगरिथम्स, ऑप्शन सी द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, या फिर ऑप्शन डी द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। द राइट आंसर वुड बी ऑब्वियसली द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। याद है ना आप सभी को। सो E जो है वो क्या बताता है, इट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, जिसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, मैंने बताई भी है, इसकी वैल्यू होती है 2.71828, ठीक है। सो ऑल्दो कहीं कैलकुलेशन नहीं आएंगे आपको, बट स्टिल यू शुड नो, फाइन। सो यहां पर E की वैल्यू इज दिस मच एंड ये क्या है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉग। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। तो बच्चों चलो बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 12। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। It says, in spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? So, एक competing species ने अपने survival के लिए interspecific competition के अलावा कौन सा mechanism evolve किया है? चलो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए predation, ऑप्शन बी resource partitioning, ऑप्शन सी competitive release, या फिर ऑप्शन डी mutualism। तो देखो बच्चों, आपको पता है किसी भी स्पीशीज को सरवाइव करना है तो उसको रिसोर्स ऑब्टेन करने होंगे, राइट। जो भी रिसोर्सेज उसको चाहिए, खाना पानी जो भी चाहिए, धूप चाहिए, जो भी सारी चीजें चाहिए वो उसको चाहिए ही चाहिए होती है अपने सर्वाइवल के लिए। अब नॉर्मली अगर एक रिसोर्स कॉमन है
तो ऑब्वियसली और उसको ऑब्टेन करने वाली जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो बहुत सारी हैं, तो क्या होगा, उन स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा। और जाहिर सी बात है इतनी सारी कंपीटिंग स्पीशीज में जो पावरफुल वाली होंगी वो जीत जाएंगी, वो उन रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेंगी, वाइल जो उनको कैप्चर नहीं कर पाएंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगी। ये तो एक मैकेनिज्म हुआ सर्वाइवल का, एक का सर्वाइवल हुआ, बट यहां दूसरे का एलिमिनेशन भी हो गया। बट अगर हम यहां पर इस कंपटीशन को अवॉइड करें, मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी स्पीशीज एलिमिनेट ना हो, सबको रिसोर्स मिले, तो ऐसे में क्या हो सकता है? सोचो, हम चाहते ही नहीं है ये कंपटीशन को, हम अवॉइड करना चाहते हैं। सो इसके लिए एक मैकेनिज्म स्पीशीज ने नेचुरली ही इवॉल्व किया है, जिसे हम क्या बुलाते थे, मैंने पढ़ाया हुआ है, वी कॉल्ड इट रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे स्पीशीज अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सकती है विदाउट गेटिंग एलिमिनेटेड। तो देखो क्या हो सकता है, अगर यहां पर लड़ाई ही रिसोर्स को कैप्चर करने की है तो बेहतर यही होगा कि रिसोर्स को ही यहां पर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि सबको बराबर से इक्वल अमाउंट में क्या मिले, उस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे ले सकते हो कि अगर एक प्रॉपर्टी है जिसके पीछे भाइयों में लड़ाई है, या दो भाइयों के बीच में लड़ाई है, एक पावरफुल है और एक लेस पावरफुल है, तो जाहिर सी बात है जो पावरफुल वाला है वो जीत जाएगा, राइट। तो ऐसे में हम इस अनफेयर जजमेंट को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का ही डिवीजन कर देते हैं, उसको पार्टीशन कर देते हैं, तो दोनों की ही जो हिस्से में है वो दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रॉपर्टी जाएगी। सिमिलरली रिसोर्स के साथ भी यही किया जाता है, तो हम रिसोर्स को ही पार्टीशन कर देते हैं ताकि हर कंपीटिंग स्पीशीज को क्या मिले, बराबर अमाउंट में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी मिले, ठीक है, ताकि वो इंश्योर कर सके अपना सर्वाइवल। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग इज गोइंग टू बी अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 13 जो कि हमसे पूछी गई थी इन द ईयर 2022। द क्वेश्चन सेज इफ 8 ड्रोसोफिला इन अ लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 died during a week, the death rate in the population is dash individuals per drosophila per week। तो बच्चों देखो, आपको बोला जा रहा है कि एक लैबोरेटरी पॉपुलेशन थी ड्रोसोफिला की जो टोटल थी ऑफ 80 इंडिविजुअल्स, मतलब उसमें लैबोरेटरी पॉपुलेशन में 80 ड्रोसोफिला थे, जिनमें से 8 ड्रोसोफिला जो है वो यहां पर एक वीक में मर जाते हैं। सो आपको बताना है जो डेथ रेट है इस पॉपुलेशन का, इस ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन का पर जो ड्रोसोफिला है पर वीक, वो आपको काउंट करके बताना है। सो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यहाँ कैलकुलेशन बेस्ड है बच्चों। सो देखो हम यहाँ पर चीजें लिखते चलते हैं। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, सो ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज कितना था बच्चों, इसको कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है, या फिर एन नॉट से भी कर सकते हो, बट अभी के लिए हम यहाँ पर एन लेते हैं। ओके, सो ये एन की वैल्यू कितनी थी, 80 ड्रोसोफिलास वर देयर इन द टोटल पॉपुलेशन, इस लैबोरेटरी पॉपुलेशन में, राइट। अब यहां पर डिक्रीज कितना हुआ है पॉपुलेशन का, ऑब्वियसली डेथ हुआ है तो डिक्लाइन हुआ होगा ना, सो हमें डेथ रेट फाइंड करना है। सो यहां पर डिक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है बाय 8, तो यानी कि ये हमारी एक्चुअली वैल्यू जो हुई है ये हमारे डेल्टा एन की वैल्यू होगी, राइट। तो ये हमारे डेल्टा एन की वैल्यू जो चेंज मिला है आपके पॉपुलेशन के साइज में, तो ये पॉपुलेशन का साइज जो है डिक्लाइन हुआ है, और उसके बाद कितने नंबर डिक्लाइन हो गए यहाँ पर, 8, तो 8 इंडिविजुअल्स कम हो गए हैं, फाइन, ओके। अब जो टाइम है वो कितना है, टी आपका है विच इज 1 वीक, ठीक है, और ये पर वीक में ही फाइंड करना था, तो देयर इज नो इशू एज सच। तो अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूं यहाँ पर जो मेरा डेथ रेट है, सो लेट्स फाइंड हमारा डेथ रेट कैसे फाइंड होगा। तो डेथ रेट कैसे निकालते थे हम, डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो चेंज इन पॉपुलेशन साइज जो है वो हमारा डेल्टा एन हो गया अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज, तो यहां पर एन हो गया इनटू द टाइम, ऐसे ही फाइंड करते थे ना। तो यहां पर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हुई, 8 अपॉन एन की वैल्यू कितनी थी, 80, और यहां पर टाइम कितना है, 1 वीक, ओके, ताकि हमारा जो डेथ रेट आएगा ना वो पर वीक में ही आना है, इसलिए हम यहाँ पर 1 वीक ही लिखेंगे। तो इसलिए कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 80 विच कम्स टू 1/10 और 0.1 ड्रोसोफिला पर वीक। तो यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा, 0.1 ड्रोसोफिला पर वीक, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा इन दिस केस।
आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम बिगिन करने वाले हैं विद प्रॉब्लम 14 नाउ। Question says, while explaining interspecific interactions of population, plus sign is assigned for beneficial interaction, ठीक है, minus sign assigned for detrimental interaction and 0 for neutral interaction. Which of the following interactions can be assigned plus for one species and minus for another species involved in the interaction? तो देखो वही चीज है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन से रिलेटेड है, प्लस साइन बेनिफिशियल के लिए, माइनस डेट्रीमेंटल या फिर हार्मफुल इंटरैक्शन के लिए, और 0 फॉर न्यूट्रल। आपको बताना है इनमें से कौन सा इंटरैक्शन में हम एक स्पीशीज के लिए प्लस साइन दे सकते हैं और दूसरे के लिए माइनस। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रेडेशन, ऑप्शन बी अमेंसिलिज्म, ऑप्शन सी कमेंसिलिज्म या ऑप्शन डी कॉम्पिटिशन। कम ऑन, हु विल टेल मी द राइट आंसर नाउ? एग्जैक्टली, जितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं एज प्रेडेशन, यू ऑल आर परफेक्टली करेक्ट। प्रेडेशन इज द राइट आंसर। प्रेडेशन मतलब आपको पता ही है जहां पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है उसका फायदा होने वाला है क्योंकि वो कैप्चर करेगा अपने प्रे को, अपना नरिशमेंट डिराइव करेगा, वाइल जो प्रे है वो अपनी जान गवा बैठेगा, उसका नुकसान हो गया। तो ऐसे में दिस इज प्लस माइनस इंटरैक्शन विच इज प्रेडेशन। नेक्स्ट वी हैव इज अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म में क्या होता है? देखो अमेंसिलिज्म में आपको पता ही है एक का यहाँ पर नुकसान है, दूसरे का ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? माइनस एंड जीरो टाइप। देन इसके बाद आता है हमारे पास कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा, दूसरे का ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, इसका मतलब यहां पर ये प्लस और जीरो। एंड लास्ट वाला है हमारे पास कंपटीशन। कंपटीशन में यहां पर आप देखोगे दोनों का नुकसान मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो राइट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए प्रेडेशन। एक और एग्जांपल जो यहां पर प्लस माइनस रिलेशन का है, इट इज पैरासाइटिज्म। ये भी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 15 नाउ। Question says, which one of the following statements cannot be connected to predation? तो बच्चों आपको बताना है इनमें से दी हुई कौन सी वो स्टेटमेंट है जो प्रेडेशन से कनेक्ट नहीं की जा सकती है। दैट मींस वो प्रेडेशन से रिलेटेड एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? लेट्स सी। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। सो क्या प्रेडेशन एक कम्युनिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है? ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज। तो बोला जा रहा है प्रेडेशन जो है वो किसी टाइप की स्पीशीज का एक्सटेंशन भी कॉज कर सकता है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। तो यहां बोला जा रहा है कि इस टाइप के रिलेशनशिप शेयर करने वाले जो भी इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं उनमें दोनों में ही एक नेगेटिव इंपैक्ट मिलता है, ओके, दोनों का ही नुकसान होता है। एंड ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो बोला जा रहा है प्रेडेशन जो है वो नेचर नेसेसिटेट करता है, दैट मींस उसको नेसेसरी बना देता है क्योंकि ये ही वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखती है, मेंटेन करके रखती है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर? क्योंकि देखो हमें फाइंड करना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है रिगार्डिंग प्रेडेशन। Yes, you guessed it right. The right answer would be option C बच्चों। देखो यहां बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में दोनों ही जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज है वो नेगेटिवली इंपैक्टेड होती है। बट यू नो वेरी वेल प्रेडेशन में जो प्रेडेटर है उसका फायदा होता है, उसको नरिशमेंट के लिए अपना फूड मिलता है, और जो प्रे है उसका नुकसान होता है बिकॉज वो अपनी जान गंवाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेडेशन में आपको मिलता है पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन ना। इसका मतलब ये दोनों नेगेटिवली इंपैक्टेड नहीं है, एक का पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और दूसरे पे नेगेटिव इंपैक्ट। इसका मतलब ये है वो रॉन्ग स्टेटमेंट जो आपको देखने को मिलती है। अदर थ्री वर दी इकोलॉजिकल रोल जो इनका इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपको पता है कम्युनिटी में प्रेडेशन जो है वो आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इवन अगर प्रेडेशन बहुत ज्यादा हो तो हो सकता है कि जो प्रे है उनके सारे इंडिविजुअल जो हैं उस स्पीशीज के वो सारे के सारे मर जाएं, जिसकी वजह से वो स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो जाए। और लास्ट वाला आपको पता है इकोलॉजिकल बैलेंस में भी प्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर प्रेडेशन नहीं होगा तो जो प्रे होते थे उस प्रेडेटर के वो सारे के सारे पॉपुलेशन में बढ़ते रहेंगे, और जब बढ़ते रहेंगे तो उनके बीच में इंक्रीज कंपटीशन होगा और उसकी वजह से इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वही इनकरेक्ट था रिगार्डिंग प्रेडेशन, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 16 नाउ। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है बच्चों ये नीट 2023 यानी कि इसी साल पूछी गई है और ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं जिनको केयरफुली रीड करने के बाद आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है।
चलिए रीड करते हैं अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को और फाइंड आउट करते हैं द राइट वन और द रॉन्ग वन। चलिए स्टेटमेंट 1 रीड करते हैं। इट सेज गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल states that two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। तो बोला क्या जा रहा है, देखो इसमें बोला जा रहा है गॉस के कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जब एक ही कॉमन रिसोर्स के लिए कंपीट करती हैं तो वो एक ही हैबिटेट में ज्यादा लंबे समय तक एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब एक साथ नहीं रह सकती हैं इनडेफिनेटली, मतलब हमेशा के लिए। ओके, तो जब हमेशा के लिए नहीं रहेंगी इसका मतलब उनके बीच में कंपटीशन होगा और जो कंपेटिटिवली इंफीरियर वाली होगी, जो सुपीरियर वाली होगी एक और एक इंफीरियर होगी ना, तो जो इंफीरियर वाली होगी वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी फ्रॉम दैट स्पेसिफिक हैबिटेट। ठीक है, तो वो इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएगी, ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1। डू यू थिंक दिस इज अ राइट स्टेटमेंट? क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है ऑफ द गॉसेस कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ऑब्वियसली कंपटीशन की वजह से जो कंपेटिटिवली इंफीरियर वाली स्पीशीज थी वो एक्सक्लूड हो जाती है, इसी को तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है और ये करेक्टली यहाँ पर डिफाइन भी की हुई है। देयर इज नो इश्यू अबाउट इट। अब बढ़ते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। इट सेज इन जनरल carnivores are more adversely affected by competition than herbivores। So यहां बोला जा रहा है कि जनरल में, मतलब इन जनरल देखा जाए जनरली जो कार्निवोर्स होते हैं वो कंपटीशन से ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं देन द हर्बीवोर्स। इज इट ट्रू? डू यू थिंक सो? नॉट एट ऑल। कंपटीशन की वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें ज्यादा कंपटीशन होता है, मतलब वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं rather than carnivores। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों गलत है, ये हमने ऑलरेडी हमारे कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में देखा भी है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट व्हाइल दी अदर वन सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट या ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? देखो जहां बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो यहां बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा इन दिस केस। आई होप दैट यू गॉट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन एज वेल। तो चलो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 17 दैट सेज मैच्ड लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब यहां पर मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी थी, इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लिखा है, ऑप्शंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। बट आइए पहले तो हम मैचिंग यहां पर डायरेक्टली खुद ही कर लेते हैं। लिस्ट 1 में आपको यहां पर सर्टेन कुछ आइटम्स दे रखे हैं जिनको मैच करना है लिस्ट 2 के आइटम से। कम ऑन, पहला आइटम आपको जो दे रखा है लिस्ट 1 में दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। आपको याद है लॉजिस्टिक ग्रोथ सिग्मॉइड कर्व बनता था, वो सिग्मॉइड जो कर्व है एस शेप्ड कर्व वो कब मिलता था? जब रिसोर्सेज लिमिटेड होती थी। सो यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ तब होती है जब लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होते हैं इन दी एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो ए है वो मैच करना चाहिए विद 2। तो हम क्या करने वाले हैं, फॉर अवर कन्वीनियंस हम इसको यहीं पर मेंशन करेंगे दैट दी A1 इज गोइंग टू मैच विद द 2nd वन। ठीक है, सो ए 2nd आइटम से मैच कर रहा है फ्रॉम लिस्ट 2। चलो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जे शेप ग्रोथ याद है ना, वो जे शेप ग्रोथ वो कब होती थी? जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो एनवायरनमेंट पे। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है वो फर्स्ट से मैच करना चाहिए अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी की वजह से, राइट? तो इसका मतलब बी यहां पर मैच करेगा विद द वेरी फर्स्ट आइटम। गॉट इट? चलो देन हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द 3rd वन, एक्सपैंडिंग एज पिरामिड। याद है आप सभी को एक्सपैंडिंग एज पिरामिड, जिसमें सबसे कम जो नंबर होता है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का होगा, फॉलोड बाय उसके बाद जो इंक्रीजिंग नंबर है, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम, उससे ज्यादा किसका होगा, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, और उससे भी ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो यहां पर देखो कौन सा वाला करेक्ट होगा। यहां बोला जा रहा है द पर्सन इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। बिल्कुल करेक्ट है ये वाला, ऑब्वियसली ना। देखो यहां पर बोला जा रहा है सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो प्री रिप्रोडक्टिव का है, वो लार्जेस्ट है, उसके बाद आ रहा है रिप्रोडक्टिव एंड उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो 3rd आइटम है सी वाला आइटम वो 3rd से ही मैच कर रहा है इन लिस्ट 2nd। तो इसका मतलब यहां पर ये 3rd से मैच करेगा। तो अब बचा क्या, लास्ट वाला आइटम। लास्ट आइटम में देखो क्या है, स्टेबल एज पिरामिड। स्टेबल एज पिरामिड में आपको याद होगा जो प्री और जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर लगभग सेम होता है। सो यहां पर द परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम। तो ऐसा वाला
जो एज पिरामिड है वो आपका स्टेबल एज पिरामिड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ वन। तो ए यहां पर सेकेंड, बी फर्स्ट के साथ, सी थर्ड के साथ एंड डी फोर्थ के साथ। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, 2 1 3 4, राइट। तो जल्दी से अपने ऑप्शन देख लेते हैं, किस ऑप्शन में 2 1 3 4 दे रखा है, 2 1 3 4 आपको दे रखा है ऑप्शन डी में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा इन दिस केस। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम 18, जो कि येट अनदर एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, जहां पर आपको लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। अब लिस्ट 1 में आपको सारी इंटरैक्टिंग स्पीशीज के नाम दे रखे हैं, और यहां पर लिस्ट सेकंड में आपको उस इंटरैक्शन के नाम दिए हैं, मतलब उस इंटरैक्शन को हम बुलाते क्या है, ठीक है। तो आइए यहां पर मैचिंग करते हैं और फाइंड आउट करते हैं करेक्ट ऑप्शन को फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। पहला है अ लेपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड। तो लेपर्ड या लायन, तो आप जानते हो टॉप कार्निवोर्स हैं, वो अगर किसी फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में होंगे तो वो कौन सा टाइप का रिलेशन इनमें से शेयर करेंगे। ऑब्वियसली लायन एंड लेपर्ड जो है दोनों ही कार्निवोर्स है, दोनों के प्रे कॉमन है, तो उनके बीच में क्या होगा, डेफिनेटली उस कॉमन प्रे के लिए कॉम्पिटिशन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर लेपर्ड एंड लायन का जो रिलेशन है दैट इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिशन इटसेल्फ, ठीक है। तो यहां पर ए आइटम फर्स्ट से ही मैच कर रहा है, गॉट इट। चलो, अ कुकू लेइंग एग इन द क्रोज नेस्ट, ये एग्जाम्पल बड़ा ही कॉमन वाला था, आपको याद होगा ये एग्जाम्पल होता था ब्रूड पैरासाइटिज्म का, और यहीं पर देखो सामने ही लिखा है इसका भी आंसर। सो कुकू जो है जब क्रो के नेस्ट में अपना एग ले करती है, तो वो एग्जाम्पल हमने ब्रूड पैरासाइटिज्म का देखा था, एग्जैक्टली ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट वाला अगर देखना है, फंजाई एंड द रूट ऑफ अ हायर प्लांट इज माइकोराइजे। तो माइकोराइजे में एक फंगस का जो रिलेशनशिप है विथ द रूट्स ऑफ अ हायर प्लांट, वो आखिरकार किसका एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली म्यूचुअलिज्म का। दैट मीन्स ये भी सामने ही है। और लास्ट वाला देखो, अ कैटल इग्रेट एंड अ कैटल इन अ फील्ड। कैटल इग्रेट याद है वो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको ऑफ अ बर्ड, जो भी इंसेक्ट्स जब कैटल मूव करती है फील्ड में और उसकी हूव्स जब सॉइल को लूज करते जाते हैं व्हाइल मूविंग, तो जो भी सॉइल ऊपर आता जाता है, एक्सपोज होता रहता है, उसमें प्रेजेंट जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको ये बर्ड ईट करती है कैटल इग्रेट करके, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कैटल उसका तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, वो तो सिंपली अपना चल रही है, बट इस कैटल इग्रेट का फायदा है। एग्जाम्पल किसका हुआ, कमेंसलिज्म का, राइट। तो एक स्पीशीज का फायदा, दूसरे का ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, तो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। तो आपने देखा यहां पर सारे के सारे डायरेक्टली सामने सामने वाले आइटम से मैच कर गए। तो आंसर क्या होगा, ए का आइटम फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो 1 2 3 4 वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस। तो कहां पर 1 2 3 4 सही दे रखा है, ऑप्शन डी में। इसका मतलब ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट इन दिस केस। आई होप यू गॉट दिस वन। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 19, जो कि इसी साल नीट 2023 में मणिपुर में पूछा गया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। द क्वेश्चन सेज इफ देयर आर 250 snails in a pond and within a year their number increases to 2500 by reproduction, what should be their birth rate per snail per year? तो बच्चों आपको बताना है, देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पॉन्ड में इनिशियली देयर वर 250 स्नेल्स, बट एक साल के बाद इसी पॉन्ड में उनका नंबर इंक्रीज होकर 2500 तक पहुंच जाता है, ओके। और ये क्यों हुआ, बाय रिप्रोडक्शन की वजह से, राइट, ऑब्वियसली। सो यहां पर आपको बताना है कि इनका बर्थ रेट कितना है पर स्नेल पर ईयर। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता है बर्थ रेट कैलकुलेट करने के लिए भी वही सेम फॉर्मूला लगने वाला है। सो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज क्या था। सो ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज वाज, इसको हम लोग यहां पर एन नॉट ले लेते हैं, ठीक है। एन नॉट की वैल्यू कितनी है, इनिशियली कितने पॉन्ड्स में स्नेल थे, सो देयर वर 250 स्नेल्स इन द पॉन्ड, ठीक है। अब फाइनल जो पॉपुलेशन साइज हुआ, जो कि हमारा एक टाइम पीरियड के बाद हुआ है, वो कितना है, फाइनली इट इंक्रीज्ड टू 2500। तो कितने का डिफरेंस आया, मतलब जो चेंज है इन पॉपुलेशन साइज, जिसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा एन से, वो कितना हुआ। ऑब्वियसली अभी प्रेजेंटली कितने पॉपुलेशन है,
स्नेल्स की 2500 और इनिशियली कितनी थी 250, तो यानी कि चेंज कितने का आया, कितने से इंक्रीज हुआ। ऑब्वियसली हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल कर देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2500 माइनस 250 विच मेक्स इट टू 2250 स्नेल्स का यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, ओके, तो ये हमारी डेल्टा एन की वैल्यू हो गई। और टाइम कितना था, टाइम हमारा है 1 ईयर, एक साल में ही तो हुआ है ना, विद इन ईयर, और हमें निकालना भी पर ईयर के हिसाब से, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें। ओके, अब आपको बस सिर्फ करना क्या है, बर्थ रेट फाइंड करना है। लेट्स फाइंड आउट बर्थ रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन द नंबर और द पॉपुलेशन साइज, राइट, अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज विच वाज n नॉट और टाइम वुड बी t। चलो, डेल्टा n कितना हुआ 2250 अपॉन n नॉट कितना था हमारा 250 और टाइम कितना है 1 ईयर। 0 से 0 यहां पर कैंसिल कर देंगे एंड 25 9 जा होता है 225। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली 9। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी 9 snails per snail per year. So 9 is going to be the birth rate. The birth rate is going to be 9 per snail per year. ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं टुवर्ड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज सेशन एंड इट इज प्रॉब्लम 20 दैट सेज प्लांट्स ऑफर rewards to animals in the form of pollen and nectar, and the animals facilitate the pollination process. This is an example of. तो बच्चों देखो, बड़ा ही अच्छा सा, बड़ा ही सिंपल सा आपको एक रिलेशनशिप शेयर करते हुए बताया जा रहा है बिटवीन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें बोला जा रहा है प्लांट्स जो है एनिमल्स को पोलन और नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में एनिमल्स जो हैं वो पॉलिनेशन की प्रोसेस में प्लांट्स की मदद करते हैं, है ना। तो ऐसे में ये एग्जाम्पल किसका हुआ, इनमें से किस पॉपुलेशन इंटरेक्शन का हुआ। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमेंसलिज्म, ऑप्शन बी कंपटीशन, ऑप्शन सी कमेंसलिज्म, ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। जल्दी से इनके साइंस लिख लो। अमेंसलिज्म में नेगेटिव एंड जीरो, राइट। कंपटीशन में दोनों पे ही नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। कमेंसलिज्म में पॉजिटिव एंड जीरो, एंड म्यूचुअलिज्म में दोनों पॉजिटिव। अब देखो, यहां पर प्लांट्स का भी तो फायदा हो रहा है ना। प्लांट्स का फायदा क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहां पर उनके पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प मिल रही है, और एनिमल्स को उसके बदले में पोलन और नेक्टर मिल रहा है जो कि एडिबल है, उनको खाने में मिल रहा है, खाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज का फायदा है, राइट। एग्जाम्पल हो गया म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। हेंस ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप नाउ ये सारे क्वेश्चन जो हमने आज के सेशन में डिस्कस किए वो आपको क्लियरली समझ आए होंगे। तो बच्चों, ये तो थे पिछले 7 सालों के PYQs फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। आई होप इस सेशन में डिस्कस किए हुए सारे ये PYQs आपको बहुत इजीली से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।